बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आपको मालूम है कि नए आर्मी चीफ़ की जो तैनाती है और नए जॉइंट चीफ़ चेयरमैन जॉइंट चीफ़ की तैनाती जो है वो अमल आज मुकम्मल हो चुका है। आज हमने देखा था कि सुबह काबीना का इजलास हुआ था और उसके बाद एक समरी जो है सदर मुमलिकत को भेजी थी। वो समरी जो कि 6 लेफ्टिनेंट जनरल्स की GHQ से थ्रू डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो प्राइम मिनिस्टर तक आई थी और 2 नामों को आज फाइनल किया था। वज़ीर आज़म साहब ने एक सैयद आसिम मुनीर साहब हैं जिनको आर्मी चीफ़ तैनात किया गया और जनरल साहिर शमशाद जो हैं उनको जॉइंट चीफ़ जो है वो तैनात किया गया था। और उसके बाद हमने देखा कि सदर मुमलिकत जो हैं वो लाहौर चले गए, इमरान खान साहब के साथ उनकी मुशावरत हुई और वहाँ पे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी फवाद चौधरी साहब की जानिब से तो उन्होंने कोई फ़ैसले के हवाले से आगाह नहीं किया मीडिया को और उन्होंने कहा जी कि ऐवान सदर ही इस हवाले से बताएगा। बहरहाल वापस आके सदर मुमलिकत ने उसके ऊपर दस्तखत किए, अब उनकी मुलाकातें भी हो चुकी हैं। सो ये एक हजानी कैफियत जो है पिछले कई माह से और ख़ासकर पिछले चंद रोज़ से हमने देखा था कि पूरे मुल्क के अंदर थी और पूरे मुल्क की जो इस वक्त नज़रें थी वो नए आर्मी चीफ़ के हवाले से, उसकी तैनाती के हवाले से, उस अमल के ऊपर थी। अब ये मामला जो है वो तय हो गया है। इसके हमारी जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इंटरनल एक्सटर्नल जो चैलेंजेस हैं उस पर क्या असरात मुरतब होंगे, पाकिस्तान की सियासत के ऊपर इसके क्या असरात मुरतब होंगे और ख़ासकर पाकिस्तान की जो मईशत है बिकॉज इंस्टेबिलिटी की वजह से मुल्क की मईशत जो है वो दिन ब दिन नीचे की तरफ जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब, फॉर्मर गवर्नर बलोचिस्तान और साबिक वफाकी वज़ीर, मरकज़ी रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि इस तैनाती से जो एक हजानी कैफियत मुल्क के अंदर पाई जा रही थी और एक अनसर्टेनिटी थी, डू यू थिंक कि वो डस्ट जो है वो सेटल डाउन हो जाएगा अब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में आज का दिन बड़ा मुबारक दिन था और आज दिन की आगाज़ मैंने मुल्की मामलात से मुतालिक टेलीविज़न चैनल से ही ताल्लुक़ रहता है। जब हमने टेलीविज़न ऑन किया 10-11 बजे के करीब और उसके बाद कार्रवाई चलती रही, अब तक कोई ऐसी बात नहीं आई जो कि अनडिज़ायरेबल हो, जो डेली रूटीन का हिस्सा हुआ करता था। आज से पहले सुबह से शाम तक एक दूसरे की टांगें खींचना, ये करना और वो करना, इस किस्म की कार्रवाई कोई नहीं थी। सब के सब पॉजिटिव खबरें थी। कैबिनेट मीटिंग की खबर, पुराने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अलविदाई विज़िट की खबर, फिर ये समरी की खबर और फिर इन समरियों के अप्रूवल और फिर सदर मुमलिकत के पास जाना और उसके बाद कंसल्टेशन वगैरह वगैरह। एवरीथिंग इज़ गॉन वेरी वेल। और मेरे ख्याल में ये हैजानी कैफियत जो पिछले कई दिनों से तारी था मुल्क के ऊपर और कौम के ऊपर, इसको अभी एक तरफ होना चाहिए। ये पास्ट का हिस्सा होना चाहिए, माजी का हिस्सा होना चाहिए। और आइंदा के लिए भी मेरी रिक्वेस्ट और मेरी दुआ होगी और मेरी तजवीज़ ये होगी कि ये जो गवर्नमेंट के मुलाजमत से मुतालिका जो चीज़ें हैं, चाहे कितने ही इम्पॉर्टेंट क्यों ना हो, इनको सियासत का हिस्सा न बनाया जाए, इनको डेली डिस्कशन का क्या वजह है मौजूद न बनाया जाए। ये क्या वजह है कि ये बहुत इस दफ़ा कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट हो गया? उसकी वजह ये हो सकती है कि कुछ चॉइस के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ के कंसर्न्स पाए जाते थे, जैसे इमरान खान साहब जो हैं वो अपने खिताब में और मीडिया के अंदर कई बार कह चुके थे कि नवाज शरीफ एक ऐसे आर्मी चीफ को तैनात करना चाहते हैं जो मुझे जो है बिल्कुल इस प्रोसेस से फारग कर दे, उनको वापस ले आए और वो अपने उनके जितने केसेस हैं वो ख़त्म हो जाएं। इस तरह की जब एक डिबेट, एक बयानिया जो है वो मुल्क के अंदर, जब पॉलिटिकल पार्टीज़, पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टीज़, इवन गवर्नमेंट की तरफ से जो लोग मतलब सीनियर वज़रा हैं उनके जो बयानात थे, उसकी वजह से भी तो ये चीज़ें फिर अहमियत इख्तियार कर जाती हैं। मैं तजवीज़ ये दे रहा था कि अल्लाह करे हैजानी कैफियत आइंदा का हिस्सा न बने, इसको एक तरफ रखा जाए और गवर्नमेंट के मुलाजमत से मुतालिक चीज़ें चाहे कितनी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट क्यों ना हो, उसको सियासी मौजू नहीं बनाना चाहिए, उससे सियासी बातों का कोई ताल्लुक़ नहीं पैदा करना चाहिए और उससे मुल्की मामलात और एक दूसरे की अच्छाई या बुराई का कोई ताल्लुक़ पैदा नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट मुलाजिम जो होते हैं वो स्टेट के मुलाजिम होते हैं, किसी शख्स के नहीं होते हैं। वो स्टेट के मुलाजिम होते हैं, किसी सियासी जुमात से इनका किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये रही है और इसमें कोई शक नहीं है, आर्मी चीफ ने मेरे ख्याल में जो आउट गोइंग आर्मी चीफ है जो अब तक हैं
बाजवा साहब ने कल इस बात को बड़ा क्लियर किया। उन्होंने मान लिया ये बात कि 70 साल तक फौज सिविल मामलात में मुताल्लिक रहा है, उनकी इन्वॉल्वमेंट रही है, उसकी वजह से इस अपॉइंटमेंट की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई और उसकी वजह से इसी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड एक दूसरे के मामलात को का भी ताल्लुक पैदा किया गया। जिस तरीके से खान साहब ने फरमाया कि नवाज शरीफ साहब अपने मुकदमात को ख़त्म करने के लिए इस अपॉइंटमेंट को इस्तेमाल करेंगे और मुझसे बदला लेने के लिए अपॉइंटमेंट को इस्तेमाल करेंगे, ये बिल्कुल गलत किस्म की बात है। और मैं आपको एक चीज़ मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आर्म फोर्सेस से मेरा ताल्लुक़ है और आर्म फोर्सेस से मुताल्लिक़ आदमी कभी भी इस किस्म की चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करता है और वो कभी भी अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। आर्मी का चीफ होता है, वो किसी सियासी जमात से उसका ताल्लुक नहीं होता है, नहीं होना चाहिए। अगर पास्ट में रहा है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मौजूदा चीफ जो है, जरा मुझे कहने दें, ये बात हमारी सियासी क़यादत को क्यों नहीं समझ आती है? ये बात मैं बताऊंगा आपको, मैं बताऊंगा भी थोड़ी देर मुझे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मौजूदा चीफ साहब हमारे आए हैं, ये बुनियादी तौर पर इन्होंने अपने इक़दामात से, अपने एक्शंस के थ्रू, चीफ ने जो नए आए हुए हैं, इन्होंने ये साबित करना है और इन्होंने यकीन दिलाना है सियासी क़यादत को कि इनका कोई रोल नहीं है, अपने आप को इनसे दूर रखें। और ये सब कुछ अगर ये अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, अपने आप को अवेलेबल करेंगे, एक पेज की बात होगी, सुबह शाम फ़ोटो सेशन हुआ करेंगे, तो लोगों फिर इस बात पे, जो सियासी लोग हैं, उनके लिए जायज़ होगा कि कोई ताल्लुक़ पैदा करे और उम्मीदें उनसे वाबस्ता करें। तो रिक्वायरमेंट है कि आर्मी चीफ अपने आप को इन चीज़ों से अलहदा करे। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। कहा जाता है कि जुगनू मोहसिन साहबा ने एक दफ़ा जनरल आसिफ नवाज साहब से एक मुलाकात में, आसिफ नवाज साहब अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहे थे, तो उसके पास सुना है कि वो गई और उन्होंने जनरल आसिफ नवाज मरहूम से, उस वक़्त एक टिफ चल रहा था नवाज शरीफ साहब के और गुलाम इसा खान के दरमियान में, तो जुगनू मोहसिन ने सवाल किया, सुना है जनरल आसिफ नवाज से कि जनरल साहब आप प्रेसिडेंट साहब की तरफ हैं या प्राइम मिनिस्टर के? तो वो बड़ी भारी आवाज़ थी उनकी और बहुत अच्छे चीफ थे। उन्होंने कहा, बीबी, जिस आदमी के एक उंगली के इशारे से 6 लाख सिलाबंद लोग, सिलाबंद फौज इधर से राइट से लेफ्ट हो, लेफ्ट से राइट हो, इधर से उधर हो, वो किसी और का नहीं होता है, वो अपना होता है। और इस बात को ज़हनशीन करना चाहिए सियासी क़यादत को। फ़ौजी कायद फ़ौज का क्या कायद होता है और उसका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। गैर ज़रूरी तौर पर उसको इन्वॉल्व करने से फ़ौज की इज़्ज़त कम हो जाती है, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर इसका असर पड़ता है और साथ ही उनके लिए जो कौम के दिल में जो मोहब्बत होती है वो भी उस कदर नहीं रहती है जो रहना चाहिए। ये वो लोग हैं जो कि अपने ज़िंदगियों का कुर्बानी देते हैं, जिनकी लाशें उठा उठा के लोगों के कंधे झुक गए हैं। रोज़ाना इनकी खबरें आती है, लेफ्टिनेंट जनरल से लेकर लेफ्टिनेंट तक रोज़ाना आप खबरें सुनते हैं, सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक इनकी शहादत की खबरें सुनते हैं। तो इनकी इस किस्म की परफॉर्मेंस के लिए इस बात की सख्त ज़रूरत है कि लोगों के दिल में इनके लिए प्यार और मोहब्बत हो, और वो प्यार और मोहब्बत उनकी उस वक्त रह सकती है जबकि ये सियासत से अबो हो। क्योंकि जहाँ तक कौम का ताल्लुक़ है, लोगों का ताल्लुक़ है, पाकिस्तानी आबादी का, उनका तो किसी न किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ होता है। अगर फ़ौजी कायद किसी एक पार्टी की तरफ उनका झुकाव हो तो दूसरी तरफ जो लोग हैं फिर वो उस फ़ौज की इज़्ज़त नहीं करते हैं उस तरीके से करना चाहिए जो कि अगर वो न्यूट्रल हों। तो इस बात की रिक्वायरमेंट फ़ौज के लिए ज़रूरी है कि वो अपने आप को न्यूट्रल रखें और फ़ौजी सियासी क़यादत को भी इस बात को जहन में रखना चाहिए कि वो फ़ौज से इस किस्म के तवक्कुआत न रखें कि वो उनके केसेस खोलेंगे या बंद करेंगे या किसी को रिलीफ देंगे या किसी की अच्छी बात या बुरी बात। बहुत शुक्रिया जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब, फॉर्मर गवर्नर बलोचिस्तान, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर, मरकजी रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, वापस आके इसी मौजू के ऊपर गुफ्तगू को जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है सेनेटर जनरल अब्दुल क़य्यूम खान साहब। आप मरकज़ी रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने हमें टाइम दिया। ये बताइएगा कि आज का जो फ़ैसला हुआ है, एक हजानी कैफियत से मुल्क जो है पिछले कई रोज़ से गुजरा है,
ڈو یو تھنک کہ اب جو ڈسٹ ہے یا گرد و غبار ہے سیاست کے اندر خاص کر ملک میں وہ بیٹھ جائے گی اس سے جو تعیناتیاں ہوئی ہیں آج؟ دیکھیں یہ جو وحید ہیجان کی کیفیت تو ان وارنٹڈ تھی، اور یہ صرف ایک پارٹی کی وجہ سے، آپ کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف اور اس کی لیڈرشپ کے ایسے irresponsible بیانات اور بہت سی چیزیں ایسے لوز ٹاک جس کی وجہ سے یہ یہاں تک پہنچی. ادروائز تو یہ ایک روٹین پروسیجر ہے، آپ کو پتہ ہے ہر 3 سال یا 6 سال کے بعد ہوتا ہے، اور یہ بڑا احسن فیصلہ ہے. سینیارٹی کم میرٹ کے اوپر دونوں بندے صحیح فٹ ہوئے ہیں تو بہت ٹھیک بات ہے. اور اس کے بعد کیا کیفیت ٹھیک ہوگی؟ آئی فیل کہ اٹ شوڈ سبسائڈ. اگر یہ ملک کے مفاد میں پالیٹیشینز بھی موو کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں اگر آپ کے اندر ان کے فاصلے ہیں تو نئے آرمی چیف قومی سلامتی کی خاطر وہ پوری ایفرٹ کرے گا کہ ملک کے اندر جو اندرونی یہ خلفشار ہے یہ بند ہو، اور لوگ آگے اپنے نیکسٹ الیکشن کی طرف دیکھیں جو کہ ود ان 1 ایئر ہونے ہیں اور جو جلدی بھی ہو سکتے ہیں جب بھی آپس میں بیٹھ کے. تو اس گیپ کو برج کرنا ضروری ہے. اور ان ایڈیشن نہیں لیکن آپ یہ گیپ برج کرنا جو ہے آپ جو ہے وہ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ نئے آرمی چیف جو ہے وہ اس گیپ کو برج کرنے میں کوئی رول ادا کریں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر یہ گیپ بڑھتا جائے اور آپ ایک دوسرے کے اوپر جیسے اٹیک ہو رہے ہیں تو یہ ملک کی سلامتی کا ایک بڑا سیریس ایشو بنتا ہے نا. تو میرے تو خیال میں ہر ادارے کی یہ فیور میں ہے. آرم فورسز کی تو ایک مین تو یہ تو جنرل باجوہ صاحب نے جو ایک روز پہلے ہی جو بات کی ہے کہ اب ہم بالکل جو ہے وی آر آؤٹ آف پالیٹکس اور ہمیں پالیٹکس سے دور رکھا جائے. 70 سال بہت ہم نے جو ہے وہ غیر آئینی کام کیا. تو یہ تو آپ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ ونس اگین وی آر انوائٹنگ دا ملٹری یا نئے آرمی چیف کو سیاست میں آ جائیں دوبارہ سے؟ دیکھیں سیاست میں آنا اور بات ہوتی ہے اور ملک کے اندر ایک ہارمنی کریٹ کرنے میں ایک رول ادا کرنا. دیکھیں جنرل باجوہ صاحب کی پوزیشن مختلف تھی. وہ جب یہ آر ٹی ایس سسٹم بیٹھا اور نواز شریف کی حکومت کو پیک کیا اور سمرلی تو ایک جو جماعتیں افیکٹ ہوئی وہ انہوں نے باجوہ صاحب پہ اور لیڈرشپ پہ نام لینے شروع کیے. اور جب اس کے بعد یہ حکومت گئی تو اس پہ ابھی یہ جو نیا سیٹ اپ آیا ہے یہ ایبسولوٹلی نیوٹرل ہے اور دونوں طرف یہ ایکسیپٹیبل بھی ہے. تو اس لیے اگر یہ کوئی رول ادا کر سکے ان کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ ود ان یور لمٹس اپنے مسائل کو حل کریں تو یہ ایک اچھی بات ہے. اور وہ میرے خیال میں وہ شاید یہ برج. دیکھیں ایک جنرل وحید کاکڑ تو سیاسی لوگ نہیں تھے نا، انہوں نے بھی بیٹھ کے اپنے طور کے اوپر ان کو بیٹھ کے نزدیک کیا تھا. اگر یہ نہیں ہم کریں گے تو اور کون کرے گا؟ کیا انڈیا آ کے کرے گا؟ تو ایک تو یہ ہے. نمبر 2 ہے یہ جو میجر ان کی کمٹمنٹ ہے وہ ٹیررزم کے اٹیکس ہو رہے ہیں. یہ 5th جنریشن وار کی بات ہے انڈیا کی طرف سے، انڈیا کی طرف سے جو بیان آیا ہے. جی ہاں جی. تو یہ چیزیں میں کہہ رہا ہوں. اور یہ ابھی خوش قسمتی ہے ہماری کہ دونوں سائڈوں نے ایکسپٹ کیا ہے آرمی چیف کو بھی اور نئی چینجز کو. اور پریزیڈنٹ نے ویسے آج لگ رہا تھا جب صدر صاحب لاہور گئے مشاورت کے لیے وہ بھی ایک مجھے لگتا ہے کہ ایک سمبولک ہی تھا. ظاہر ہے کہ کیونکہ عمران خان صاحب یہ کہتے رہے کہ وزیر اعظم جا کے لنڈن میں نواز شریف سے اگر مشاورت کر سکتے ہیں تو میں جو ہے میں بھی اپنا رول ادا کروں. دیکھیں نا وہ کہتے ہیں وحید نا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ all is well that ends well, very good. لیکن یہ انوارنٹڈ تھی ڈیمانڈ عمران خان صاحب کی کہ آپ میرے چونکہ پریزیڈنٹ ابھی ان کی پارٹی میں نہیں ہے، ممبرشپ سے بھی ریزائن کر کے وہ نیوٹرل ہے. however اگر انہوں نے کنسلٹ ان سے کیا ہے تو ان کو روک بھی کوئی نہیں سکتا جو بھی کیا ہے. بٹ دی بیسٹ تھنگ از کہ پازیٹیولی انہوں نے اپنے طور پہ فوراً کیا. ادروائز ان کے پاس آپشن اور کوئی نہیں تھی. اور میرے خیال میں یہ عقل مندی کی ہے کہ سونر بھی بیٹر بجائے اس کی ڈیلے کرتے کراتے. بیکاز جو فیصلہ پرائم منسٹر کا ہے کانسٹیٹیوشن کے مطابق وہ فائنل فیصلہ ہے، اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا تھا. اور ان کو بھی یہ سمجھ تھی اینڈ دیٹ از دی ریزن کہ انہوں نے وائز ڈیسیژن لیا. ہمیں اسے پازیٹیولی لینا چاہیے اور آگے چلنا چاہیے. فوج کی جو کمبیٹ وردینس ہے اس کی طرف میجر دھیان ابھی آرمی کو دینا چاہیے. پلس یہ جو ملک کے اندر لرکنگ ڈینجرز ہیں آف لانگ مارچ اینڈ اٹیکس اینڈ روڈز بند ہو رہی ہیں اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اس سے ہر چیز افیکٹ ہوتی ہے. ملک کے اندر معیشت افیکٹ ہوتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک تو
एक तो मिलिट्री का इमेज जो है, आई थिंक दैट वुड बी अ ग्रेट चैलेंज, बिकॉज पिछले 6 माह के अंदर जो चीज़ें हमने देखी, या इवन 18 के इलेक्शन के बाद आपने खुद ही उसका तस्करा कर दिया, तो इमेज बिल्डिंग ऑफ द फोर्सेस इटसेल्फ, आई मीन द आर्मी इटसेल्फ। और दूसरा ये है कि क्या इमरान खान साहब जो हैं, अब जिस तरह से पहले आके जलसों के अंदर इंस्टीट्यूशन के हवाले से जो बातें करते थे, डू यू थिंक कि अब वो इसको रोक देंगे इस चीज़ को? देखिए, इमरान खान साहब से तो किसी चीज की भी तवक्को है की जा सकती है कि वो क्या करेंगे। उनका तो सुबह कुछ और कहना है, शाम को कुछ और। कोई भी सेन पर्सन इस तरह आर्मी के सर्विंग ऑफिसर्स के नाम लेके तो उनको ये नहीं कहा कि एफआईआर इनके खिलाफ दर्ज कर देंगे, ये कर देंगे। मतलब ये अनफॉर्चुनेट था। तो आई होप एंड प्रे दैट ही इज लर्नड, और अभी ये लॉन्ग मार्च को खत्म करके आइंदा का विजन तैयार करे। अगर उनको हुकूमत मिलती है, मैनिफेस्टो को अपने को अपडेट करें और मुल्क के अंदर अपने वोट बढ़ाने के लिए लोगों को कोई उम्मीद दे, रे ऑफ होप दे, और पार्लियामेंट के अंदर बैठ के। अच्छा जन साहब, नवाज शरीफ साहब जो हैं, अब चूंकि यहाँ पे सारी फिजा जो है वो बदल रही है, तो डू यू थिंक कि नवाज शरीफ साहब अब वापस आ जाएंगे? बिकॉज पार्टी को तो उनकी जरूरत है बहुत ज्यादा। देखो, सूनर लेटर ही हैज टू कम, ही विल कम। ये अगले इलेक्शन जो होने हैं उससे पहले पार्टी को रीऑर्गेनाइज करके सेट करके पॉलिटिकल फील्ड में उन्होंने अपनी एक एफर्ट करनी है। तो आई एम श्योर कि उनका वो ही इज द लीडर ऑफ द पार्टी, और वो आएंगे, अपने केसेस को फेस करेंगे, उन जिनके अंदर बहुत ज्यादा लूप होल्स है और कमजोरियां हैं, जो मरियम के केस में ऑलरेडी हाईलाइट भी हो चुकी हैं। तो वो आएंगे श्योरली, और आके तो आई एम श्योर, और वो सूनर आएंगे, आके अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज करेंगे। लेकिन यह है कि मुल्क के अंदर पॉलिटिक्स का भी एक क्लीन माहौल होना चाहिए। पॉलिटिक्स की अकदार भी हैं, इखलाकियात अच्छा भी जन हैं। साहब, आखिर में मुझे ये बताएं कि सदर साहब ने जो, क्योंकि आज सारा दिन आपको पता है क्या क्या सराहियां होती रही हैं, किस किस्म की डिबेट होती रही है। हुकूमत ने प्रीएम्प्टिव तौर पे जो है वो आर्मी एक्ट के अंदर भी कुछ चेंजेस कर दी कि हमने इस रिटायरमेंट को फ्रीज कर दिया, या रिटेंशन जो है उसका लफ्ज़ जो है ऐड कर दिया है। तो ये सारी उन्होंने पहले से एक वो की हुई थी, अगर सदर साहब कोई मसला क्रिएट करते हैं तो हम इस तरह से करेंगे। डू यू थिंक कि इमरान खान साहब, सदर साहब, मतलब जो उन्होंने किया बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, उन्होंने सही फैसला किया? या मैं समझता हूँ बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द नेशन किया, सही फैसला किया। लेकिन हुकूमत ने अपनी तैयारी इसलिए की हुई थी कि इमरान खान साहब कई दफा अपने बयानात में कहा कि अभी ये ऐसा चीफ लगाएंगे जो इनके लिए ये करेगा, तो उनके लिए ये करेगा, तो दूसरों को वाइप करेगा। तो ये इस किस्म के शकूक को शुबहात पैदा किए। बट आई कैन अश्योर यू, ये आसिम मुनीर हो, ए हो, बी हो या सी हो, जो भी आएगा उसको अपनी आर्मी के, अपने मुल्क के मफाद में, और वो टोटली प्रोफेशनल एक्टिविटी होगी। वो किसी पार्टी को उठा के ऊपर लाना या किसी पार्टी को नीचे लेके जाना, ये हमारा रोल ही नहीं है, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। तो आई एम श्योर कि इंशाल्लाह क्लीन होगी, और बहुत से सबक सीखे होंगे। आर्मी की लीडरशिप ने भी पीछे जो कुछ हुआ, ये अनप्रेसिडेंटेड था हमारी तारीख में। इस तरह के अटैक्स अफवाज पाकिस्तान पे शायद इंडिया तो कर सकता था, लेकिन अपने लोग अपने मुल्क में नहीं कर सकते थे। और स्पेशली कुछ पाकिस्तानी जो बाहर स्टेशन है, उनको पता है कि मादर पिदर आजाद, जो मर्जी है कह दो। सोशल मीडिया पे तरह तरह की चीजें, फेक, डीप फेक, और ब्लेम करने के लिए एक दूसरे को, तो ये चीजें ठीक नहीं डेफिनेटली है। ये जी हाँ, इसके ऊपर कंट्रोल होगा। बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फॉर्मर सेनेटर अब्दुल कयूम खान साहब हमसे बात करने का। रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, वापस आके इसी मौजू के ऊपर गुफ्तगू को जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर ओन अब्बास पप्पी साहब, सेंट्रल लीडर हैं आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अल्टीमेटली एक इम्पॉर्टेंट तैनाती थी जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुफ्तगू हो रही थी पिछले एक लंबे अरसे से। सो कैसे देखते हैं आप? और नेचुरली आज सदर साहब ने इमरान खान साहब के साथ कंसल्टेशन की, लाहौर गए वो, उसके बाद ही जो है उन्होंने समरी अप्रूव की। सो डू यू थिंक कि अब ये मामला जो है इट्स ओवर नाउ, और आप लोगों की पार्टी भी जो है वो एक नई बिगनिंग जो है उसको शुरू करेगी?
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی تھنک دیکھیں اس پوری پروسیس کو اگر آپ دیکھیں وحید صاحب تو ہمارے پاس پروسیس میں صدر صاحب کے آنے سے لے کے اور ان کے سائن کرنے تک جتنا ایک ہماری پارٹی کا رول رہا ہے تو وہ تو شاید 24 گھنٹے سے بھی کم رہا ہوگا. یعنی کہ کل رات کو وزیر اعظم ہاؤس سے سمری صدر صاحب کے پاس رات کو 11 بجے 11:30 گئی, جس وقت تک وزارت دفاع خود جو ہے ایون کہ جو منسٹر فار ڈیفنس ہے وہ اس کو ڈینائی کرتے رہ گئے, اور آج شام 6-6:30 بجے تک وہ سمری سائن ہو گئی تھی. سو آپ دیکھ لیجئے کہ اس 18-19 گھنٹے میں ہماری جو پارٹی کے لوگوں کا یا صدر صاحب کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی رول رہا ہے وہ تو 18 گھنٹے کا. آئی ایگری لیکن کل تک عمران خان صاحب وین ہی سیز کہ جی جب سمری صدر صاحب کے پاس آئے گی تو ہم اس پہ کھیلیں گے, تو جب اس قسم کی سٹیٹمنٹس آتی ہیں تو ڈیفینیٹلی یہی وجہ تھی کہ آج انہوں نے جو کابینہ کا اجلاس ہوا جس کے اندر انہوں نے پھر 1952 آرمی ایکٹ کے اندر کچھ چینجز بھی کی, وہ وجہ یہی تھی کہ وہ کوئی پلان بی بنا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ اگر صدر صاحب نے بیٹھ گئے کہ جی آرام سے دیکھیں گے اس کو تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے. اچھا, یہ جو دل میں جو چور والی بات ہے یا دال میں کو کالے والی بات ہے, یہ تو گورنمنٹ خود بتا سکتی ہے نا کہ ان کے ذہن میں کیا تھا, یا ایسی کون سا لوپ ہول تھا جو کہ اس سمری میں موجود تھا, یا ایسا کون سا ورڈ تھا جو سمری میں موجود تھا جس کی وجہ سے وہ چیزوں کو زیادہ ایئر ٹائٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. یہ تو گورنمنٹ اس کے اوپر بات کر سکتی ہے نا. ہم نے تو یہ کہا تھا, اور کل پریزیڈنٹ عمران خان صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ جب سمری آئے گی قانون اور قیود کے مطابق جو ایشو ہوگا اس کو دیکھا جائے گا. جو مجھے کل رات تک حیرت ہو رہی تھی وہ تمام ان پبلک کوارٹرز میں تھی جو یہ کہہ رہے تھے کہ جی صدر صاحب عمران خان صاحب سے مشورہ کیوں کریں گے. تو میں نے ان تمام دوستوں سے کہا کہ اگر آپ یہی سرپرائز اس وقت شو کرا دیتے جب شہباز شریف نواز شریف سے ملنے کے لیے گئے تھے اور مشورہ کرنے گئے تھے, اور خواجہ آصف یہ آرگومنٹ بالکل آپ کا جسٹیفائڈ ہے, اسٹرانگ آرگومنٹ ہے کہ اگر وہ اپنے پارٹی کے لیڈر سے مشورہ کرنے کے لیے لنڈن جا سکتے ہیں تو وائی ناٹ پریزیڈنٹ ہی از ٹریولنگ ٹو لاہور. یہ اس حد تک تو بالکل آپ کا جو آرگومنٹ ہے وہ بالکل جائز ہے. جی سو میرا پوائنٹ یہ تھا کہ یہ لوگوں کا آرگومنٹ غلط ہو گیا. آج جب صدر صاحب عمران خان صاحب سے ملے, انہوں نے طبیعت کا حال بھی پوچھنا تھا اور بھی پارٹی کے بہت سارے معاملات ڈسکس کریں, یہ بھی ڈسکس کیا ہوگا. اینڈ آئی ایم شیور شام کو 6-6:30 بجے جب یہ ڈیسیژن آ گیا تو کم از کم وہ جتنا شورش بلند ہو رہا تھا کہ یہ ہوگا وہ ہوگا, 25 دن سمری رک جائے گی, 25 دن تک ریٹین ہوں گے, ریٹینشن ہوگی, یہ ہوگا, وہ ساری کی ساری افواہیں دم توڑ گئی. اینڈ آئی تھنک پروسیس ہیز ٹو موو آن. بہتر ہی ہے کہ مطلب اس ملک کے لیے بہتر ہے کہ چیزیں آگے کی طرف بڑھے. اینڈ آئی ایم شیور کہ نئے آنے والی جو ایڈمنسٹریشن ہے آرمی کی یا جو بھی لوگ اب آج انشاءاللہ اپوائنٹ ہوئے, چیزیں آگے بہتری کی طرف چلیں گی. مطلب جس قسم کے معاملات ہماری گورنمنٹ کے ساتھ چیزوں کے چلتے رہ گئے, چیزیں اب بہت بہتر کی طرف جانے کی شروع ہو جائے گی. اس کی ہمیں انشاءاللہ بہت زیادہ آپ لوگوں کو جو پہلے جو شکایات تھیں جس کا مطلب تذکرہ کیا جاتا تھا, جلسوں کے اندر بھی کیا جاتا تھا, میڈیا کے اوپر بھی, ڈو یو تھنک کہ اب اس چیپٹر کو آپ لوگ کلوز کر دیں گے جس میں کافی زیادہ تلخیاں جو ہے وہ بڑی تھیں؟ اچھا بھائی صاحب, اس میں نا میرے خیال میں تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. obviously جو نئی اس وقت لیڈرشپ آئی ہے آرمی میں, آف کورس وہ بھی اپنی لیگیسی خود بھی ڈیولپ کرنا چاہے گی. کوئی بھی کسی کا آپ کو سوری ٹو کٹ یو, جنرل باجوہ نے جو ابھی خطاب کیا فائنل ریسنٹلی شہداء کی فیملیز کے ساتھ, آپ نے سنا ہوگا وہ انہوں نے جو باتیں وہاں پہ کی تھی. جی بالکل سنا. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جو نیا لیڈرشپ آتی ہے اور وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہو, چاہے وہ آرمی میں ہو, چاہے بیوروکریسی میں ہو, ایون کہ نیا پرائم منسٹر بھی جب آتا ہے, چاہے ایک بھائی جا رہا ہو دوسرا بھائی پرائم منسٹر لگ بھی رہا ہو, ہر بندہ اپنی لیگیسی کر رہا ہوتا ہے. وہ کسی کے بیگیج کو کیری نہیں کرتا. 3 سال جس نے گزارنے ہیں he wants to have a fresh setup. اور میں بتاؤں دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اسے ایسے 3 سال, چاہے وہ ایز اے پرائم منسٹر ہو, ایز اے پریزیڈنٹ ہو, ایز این آرمی چیف ہو, ایز اے چیف جسٹس ہو, وہ اپنی لیگیسی بنا کے جانا چاہتا ہے تاکہ لوگ اس کو یاد رکھیں. جو فریش سیٹ اپ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ خود بھی یہ چاہتے ہیں. سو ہمیشہ سے یہ یونیورسل ایک فارمولا ہے کہ جو نیا آئے گا وہ بھی کوشش کرے گا. آئی ایم شیور ہماری طرف سے بھی چیزیں بہت پازیٹیو ریسپانس میں ان کو ملیں گی, پرووائڈیڈ کہ چیزیں آف کورس وہ اس حساب سے چلیں. خان صاحب کے حوالے سے جو ہمارے تو فضاد جو تھے, جو ایشوز تھے ان پہ, جو قاتلانہ حملے کے حوالے سے, ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے, اعظم سواتی کے حوالے سے, وہ ڈیمانڈز ہماری جہاں پرانی ایڈمنسٹریشن سے تھی وہ نئی سے بھی رہیں گی کہ اس معاملات کے اوپر چیزوں کو کرو گے. لیکن وہ میجورٹی ہمارا اس وقت سپریم کورٹ سے معاملے چل رہے ہیں, ہماری توقعات ان سے زیادہ. سو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ چیزیں انشاءاللہ اب بہتری کی طرف اور بہتر جائیں. عمران خان صاحب جو ہیں ایٹ اے ٹائم اباؤٹ دس اپوائنٹمنٹ, وہ یہ فرماتے رہے جی کہ نواز شریف جو ہے وہ ایسا آرمی چیف لانا چاہ رہے ہیں جو کہ مجھے اس سارے الیکٹورل پروسیس سے مجھے فارغ کیا جائے, ان کو واپس لایا جائے, اور ان کی جو انلیگل یا کرپشن ہے یا انلیگل ان کے پاس جو منی ہے یا ایسٹس ہیں
उनको प्रोटेक्शन मिल सके. दिस इज व्हाट ऑन रिकॉर्ड. ये तो मेरा ख्याल है कि कोई साउंड बाइट उनकी साउंड बाइट जो है सुनाने की जरूरत भी नहीं है. अब आप क्या समझते हैं कि अब तो जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर की चॉइस जो है, ही वॉज टॉकिंग अबाउट द मैरिट, ही वॉज टॉकिंग अबाउट फेयरनेस, अब तो उनकी जो चॉइस है वो सस्टेन की है, तो अब क्या आप लोगों का मौक़िफ़ होगा? अच्छा, मैं थोड़ा सा, जहां तक तो नवाज शरीफ की इंटेंशंस की बात है, तो उसकी मैलाफाइडी इंटेंशंस के ऊपर तो हमें आज भी शक है. मतलब ये ऐसा शख्स है कि इसका पूरा पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड आप चेक कर लीजिए. पिछले 30-40 साल में आज तक जिंदगी में कोई अपॉइंटमेंट ऐसी नहीं है जिसमें कोई ना कोई फाइनेंशियल या वैसे कोई बेनिफिट हासिल ना हो. मतलब मेरिट नाम की तो हो नहीं सकता ना. कोई भी अपॉइंटमेंट आगे देख लीजिए, उसमें वो मेरा बंदा, मेरा शख्स, मेरे फलाने इलाके का, मेरा जानने वाला, मेरा समधी, वो हमेशा में मेरा जरूर मीम डालते रह गए. किसी हवाले से मरीम वाला मीम नहीं है, मेरे वाला मीम बहुत ज्यादा डालते रह गए. सो उनकी इंटेंशन तो हमेशा कहीं पाकिस्तान के हवाले से नहीं, अपनी जात के हवाले से रही है. अब जहां तक ये समरी की बात है, जब तक खान साहब ये बात कर रहे थे उस वक्त तक तो किसी को बेल नहीं था कि समरी में क्या आएगा, कौन से नाम होंगे. या आप ये देखिए कि गवर्नमेंट ने जो समरी भेजी है वो खान साहब के दबाव के तहत ही शायद ऐसी कर दी कि सीनियर मोस्ट जो आज तक लीडरशिप मौजूद थी 1 2 3 4 5 6 लेकिन इमरान खान साहब जो है वो सीनियर मोस्ट के बजाय उनका सारा जो फ्रेजोलॉजी थी वो मैरिट की का लफ्ज यूज करते रहे हैं. सीनियर मोस्ट का लफ्ज नहीं यूज किया उन्होंने कभी. देखिए, मैं पॉइंट बता, खान साहब का पॉइंट ये था कि नवाज शरीफ ने जिंदगी में अगर ज़कात और उशर का लाहौर का चेयरमैन भी लगाया तो वो भी मेरिट पे नहीं लगाया, उसमें भी कोई अपना रिश्तेदार लगा दिया. ये तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ था जिसको शहबाज शरीफ उससे मुशावरत के लिए पहुंचे हुए थे. तो उनका हांच था कि अगर ये नवाज शरीफ मशवरा दे रहा है तो इसकी मैलाफाइडी शामिल होगी. और वो हांच हमारा आज भी शामिल है कि नवाज शरीफ कभी भी कोई फैसला मेरिट के नहीं दे सकता. हाँ, उसमें कहीं ना कहीं वो अपना असर जरूर देख रहा होगा, एलिमेंट जरूर देख रहा होगा. अब चीजें जैसे अनफोल्ड हुई हैं और जैसे कि आज चीजें खत्म हो गई, अगर ये होता तो सदर साहब आज स्टैंड ले लेते. मोस्ट लाइकली ज्यादा क्या होना था, सुप्रीम कोर्ट में चला जाता, लेकिन उसके लीगल ग्राउंड्स होना. लेकिन ये एक इंप्रेशन देखें आप लोगों के मार्च वगैरह और जो जलसे वगैरह इमरान खान साहब करते रहे, उनके अंदर एक गम और गुस्सा तो था ना. उनकी गवर्नमेंट जाहिर है कि ख़त्म हुई थी, तो उनका जो सारे का सारा जो प्रेशर था वो एक ही तरफ था. वी होप कि वो प्रेशर अब डाइल्यूट हो जाएगा. देखिए, प्रेशर किसी इंस्टीट्यूशन पे कभी भी नहीं था. प्रेशर कभी भी हमने ये नहीं कहा कि फलाना पर्सनालिटी है, लेकिन इंडिविजुअल जो है वो इंस्टीट्यूशंस को रिप्रेजेंट करते हैं ना. इश्यूज जो थे वो थोड़ा डिफरेंट थे. अब देखिए, जो खान साहब के हवाले से इश्यूज है वो बड़ा सिंपल सा था कि ऑब्वियसली कि जो जिन लोगों ने उन पे कातलाना हमला किया उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए. अब उसमें वो एक नाम को बार बार स्किप करते रहे. अभी वो नाम लूंगा, आपका भी पॉइंट बीप कर जाएगा, लेकिन वो उसको स्किप करते रह गए. आजम सवाती का जो एलिगेशन था वो डायरेक्टली इन एक ही शख्स के ऊपर कहता रहा कि जी मेरा जो मुलजम है वो फलाना शख्स है. शहबाज गिल का भी पॉइंट ऑफ व्यू रहा. अरशद शरीफ की वालदा के हवाले से भी लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात, इश्यूज अपनी जगह किसी इंस्टीट्यूशन पे नहीं रहे, वो कहीं ना कहीं किसी शख्स पे आके रुकते रहे कि जी हमारा इसके ऊपर शक जाता. अब वो शख्स कहीं ना कहीं अगर इंस्टीट्यूशन में जाके छुप जाता था वो एक अलग इशू बन जाया करता. लेकिन एज एन इंस्टीट्यूशन हमेशा खान साहब कहते रह गए कि मैं समझता हूं कि मेरी जिंदगी से ज्यादा मेरी पाकिस्तान को मेरी फौज की जरूरत है. चलें अब ठीक हो गया. उन सब मुझे ये बताएं कि आप खान साहब आ रहे हैं इंशाल्लाह सैटरडे को, क्या प्लान है आप लोगों का? और दूसरा, इस्लामाबाद के अंदर तो अभी तक आप लोगों को, जब तक वो एक 36 नुकाती एफिडेविट है, अगर जब तक आप लोग चेयरमैन साहब साइन नहीं करेंगे तो फिर आपको यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन तो इजाज़त नहीं देगी. और अदालत के अंदर, दोनों बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर इस मामले के ऊपर काफ़ी बहस हुई है और अदालत से कोई आप लोगों को अपेरेंटली रिलीफ अभी तक मिला नहीं है. अच्छा, वैसे तो आप देख लें कि जो हमारी पहली रिक्वेस्ट थी इस्लामाबाद आने के लिए वो रिजेक्ट हो गई. फिर उसके बाद डी चौक पे आने वाली रिजेक्ट खत्म हो गई. जीरो जो पॉइंट अपना जो रेड जोन है उसके अंदर रिजेक्ट हो गई. परेड ग्राउंड में जो रिक्वेस्ट थी जलसा करने के हवाले से वो भी रिजेक्ट हो गई. सो इस्लामाबाद इज आउट ऑफ द बॉक्स एनीवे, इट्स नॉट एन ऑप्शन एनीमोर. अब तो बच खुची जो इस्लामाबाद इंतजामिया में जो बची पड़ी है वो एक परेड ग्राउंड में हेलीकॉप्टर उतारने की परमिशन की बात है. अगर नहीं उतारने दे सकते तो मैं उससे बेहतर जगह रिकमेंड कर देता हूँ वहां उतारने. वो प्राइम मिनिस्टर हाउस है, वहां खान साहब का जहाज उतार लेते हैं, वहां से खान साहब आगे पिंडी आ जाएंगे. रावलपिंडी तो पंजाब की हुकूमत की उसमें एडमिनिस्ट्रेशन में आता है, तो उसके लिए अप्रूवल का इशू बिल्कुल नहीं है. फैजाबाद तो पिंडी में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे पिंडी में अगर लेड़ा से कि पिंडी में अगर उतार लें तो कोई
अच्छा ये जरा थोड़ा देखिए कि ये इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च है। ये किसी कोई छोटी मोटी गली नुक्कड़ की पार्टी का तो है कोई जी नहीं, जिसमें 2 4 5 10,000 बंदे होंगे। लाखों लोगों ने आना है। तो अब फैजाबाद की जो एरिया है, अगर आप यकीनन उसको समझते होंगे, फैजाबाद के ऊपर मरी की तरफ अगर आया जाए तो खान साहब ने जिस जी जगह के ऊपर आके खिताब करना है, जहाँ उनका वो स्टेज है, ज्यादा जहाँ करीब उन्होंने यही है। बैठना और है, बिल्कुल मैं बिल्कुल उसकी जो बैक है, मैं बताऊं, आई उसकी जो आल्सो बैक एग्री कि ये जी जाहिर है कि इज अ फैजाबाद की फॉर्मर तरफ है। प्राइम मिनिस्टर, उनके ऊपर उनको थ्रेट है और ये उनका हक बनता है वो जहाँ पे भी मतलब वेयर एवर ही वांट्स टू गो, तो ये तो उनका तो हक मेरा बनता है पॉइंट कि ये उनको है कि इजाजत किसी मिलनी चाहिए दे। जी जो किसी जगह पे अगर वो और उतारने की जगह कोशिश करते हैं तो वो ब्लॉकेड मिल जाएगा और वो वहां नहीं पहुंच सकेंगे जहां उनको पहुंचना चाहिए। तो फैजाबाद परेड ग्राउंड के बिल्कुल करीब है, वहां हेलीकॉप्टर उतरेगा, वो 1 मिनट में अपनी गाड़ी से आप पहुंच जाएंगे। तो ये सिक्योरिटी का इशू है। अगर इससे करीब तरीन और कोई हेलीकॉप्टर की जगह उतारने तो की बनी वो बता गाला दें। में अगर उतर जाएं तो वो भी तो करीब ही है, आई थिंक इतना दूर तो नहीं है। तो मसला बनी काला का नहीं है, मसला है कि फिर वहां से ट्रेवल करने का भी इशू है ना, कि खान अच्छा साहब की जो इस वक्त टांग का इशू है, जो उनका फ्रैक्चर है, वो अलाउ ही नहीं कर रहा कि वो ट्रैवलिंग कर सके। नहीं लेकिन मतलब वो पैदल तो गाड़ी नहीं की आएंगे, ट्रैवलिंग, वो तो बीएम वो उसमें बैठेंगे या फिर लैंड क्रूजर में होंगे या वो व्हील बीएमडब्ल्यू में चेयर होंगे। व्हील चेयर में आ रहे हैं, लेकिन व्हील चेयर की ट्रैवलिंग ये नहीं हो सकता कि पहले एक बनीगाला उतरे, वहां से उतर के गाड़ी में बैठे, फिर वो तकरीबन 20 मिनट ठीक की ड्राइव ठीक करके फिर गाड़ी में। क्योंकि यहाँ पे जो ये परेड ग्राउंड है वो 1 मिनट की ड्राइव के ऊपर है। तो खान साहब पे बेसिकली एम्बुलेंस में भी वहां से ट्रेवल करके आ सकते हैं, क्योंकि टांग सीधा करने का डॉक्टर ने अभी तक एज ऑन टुडे वो भी इजाजत नहीं दी। सो चले। इट्स मोर ऑफ अ मेडिकल इशू और अ सिक्योरिटी इशू। इसके ऊपर जिद बना के इस्लामाबाद भी छोड़ दिया। अब हेलीकॉप्टर उतरने में अगर बस बहुत बड़ा एतराज है आप लोगों पे आप लोगों ने आप लोगों वो जो इन्होंने एक पर्चा आपको दिया हुआ है 36 नुकात का, उसको साइन कर दे तो आई थिंक फिर हो सकता है कि ये चीजें आगे 36 बढ़ाएं। आप 36 करें, मैं कहता हूं मैं 36 ही, आप 36 100 से करवा लें। हाँ एक्चुअली जो इनके दिल में खौफ है कि जब लोग एक दफा फैजाबाद के करीब आ गए तो फिर खान साहब ऐलान कर सकते हैं कि चलो जी इस्लामाबाद चलते हैं। इनको वो खौफ खाया जा रहा है। वो मसला 36 का नहीं है। खान साहब पहले ही कह चुके कि मैं अमन मतलब बड़ा पीसफुल किस्म का चलो प्रोटेस्ट करने जा रहा हूँ और मेरे कोई सही है। इंटेंशन नहीं किसी भी तौर पे। बहुत शुक्रिया सेनेटर ओन अब्बास पप्पी साहब, मरकजी रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, नाज़िर हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। आज के लिए इतना ही, प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।